रात के 9:30 बलघरिया स्टेशन। बरसाती रात में आसमान जैसे बादलों के बाहर से झुका हुआ हो और दूर दूर से बादलों के चमकने और गरजने की आवाज कानों में आ रही थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे आकर रुकी। दरवाजा खोलकर नीचे उतरा एक आदमी, रॉबिन घोष। चिरतन नाम गांव के प्राइमरी स्कूल में नई नियुक्ति हुई है। शहर से आया है वो। हाथ में पुराने चमड़े का बैग है। ट्रेन से उतरते ही भीगे हुए प्लेटफॉर्म पर बरसात के ठंडे पानी में उसके पैर भीग गए। थोड़ी ही देर में ट्रेन की सीटी बजी और वो आगे की ओर चल पड़ी। अंधेरे में धूमिल हो गई लाल सिग्नल की लाइट। स्टेशन से चिरतन गांव जाने के लिए साधारण वैन या बैलगाड़ी मिलती है, लेकिन आज की रात बारिश के कारण कुछ भी नहीं मिल रहा था। अरे बाप रे, स्टेशन तो एकदम सुनसान है। ऐसा लगता है बरसात में पैदल चलते चलते ही मुझे चिरंतन गांव जाना पड़ेगा। वैन या बैलगाड़ी कुछ भी तो दिखाई नहीं पड़ रही है। जनमानव शून्य स्टेशन अब और भी निर्जन प्रतीत हो रहा था। रॉबिन ने बाग से छाता निकालकर उसे खोलकर अपने सर पर लगाकर अंधेरे की ओर निर्जन रास्ते पर धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। उसने बैग में एक टॉर्च लाइट भी नहीं ली थी। अंधेरे में पानी कीचड़ से भरे रास्ते पर रॉबिन चलता रहा। चारों तरफ सिर्फ घने पेड़ पौधे, भीगे हुए पत्तों की महक और अंधेरे में भूत की तरह खड़े हुए पेड़ों की छाया थी। बारिश की बूंदों की आवाज में उसके पैरों की आवाज दबी जा रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक उसने देखा कि दूर टिमटिमाती हुई एक रोशनी दिख रही है। दिल में थोड़ी राहत लेकर रॉबिन चलती चलती अपने पैरों को बढ़ाना शुरू करता है। अरे वो वहाँ एक टिमटिमाती रोशनी जलती दिखाई दे रही है। लग रहा कोई दुकान है। चलो थोड़ा आगे बढ़कर देखता हूँ। पास जाकर लगा कि ये एक तो चाय की दुकान है। उसने तेज कदमों से चलकर वहां जाकर देखा। सचमुच वहां एक दुकान थी, लेकिन बहुत अजीब सी बात थी। दुकान के आसपास ना कोई गांव था, ना कोई जनमानव। ऐसी शांत निर्जन जगह पर एक दुकान, और वो भी इस आंधी तूफान की रात में। रॉबिन और वहां खड़े न रहकर झटपट उस दुकान के भीतर घुस गया। दुकानदार ने अपना सर उठाकर कहा, क्या बाबू, गांव में नए आए हो क्या? अब हाँ। रॉबिन ने सामने की तरफ देखा। बेंच पर 2 आदमी बैठे हुए हैं। दुकान के सामने छावनी के नीचे 2 लकड़ी के स्टूल आमने सामने रखे हुए हैं। एक आदमी एक स्टूल पर बैठा है और दूसरा दूसरे पर। रॉबिन धीरे धीरे आगे बढ़कर एक आदमी के पास बैठ गया। अब एक कप चाय दो तो। थोड़ा बैठिए भैया, चाय बनाकर देता हूँ। दुकानदार व्यस्त हो गया। चूल्हे के पास जाकर केतली में पानी डालकर चाय चढ़ा दी। उसमें से पूरे दुकान में चाय पत्ती अदरक की खुशबू फैलने लगी। रॉबिन के पास बैठते ही पास बैठे आदमी ने कौतूहल की दृष्टि से देखते हुए पूछा, तो कहाँ जाओगे भैया जी इस आंधी तूफान भरी रात में? वो मैं चिरंतन गांव में जाऊंगा। चिरंतन प्राइमरी स्कूल में नया शिक्षक नियुक्त हुआ हूँ। ओ चितरंजन गांव। वहाँ किसी के घर पर रहेंगे या स्कूल में ही, या फिर रात को भी पढ़ाएंगे? अरे रात को कोई स्कूल में पढ़ाता है क्या? और स्कूल में क्यों रहूंगा? कहीं अपने रहने की व्यवस्था करनी होगी।
रहने की व्यवस्था तो होगी, हमारे पास ही रह लीजिए। हाँ, हमारे पास रहने के जगह की कोई कमी नहीं है। दुकानदार गरम धुआं निकालती हुई चाय लेकर आता है। रॉबिन ने चाय का कप हाथ में लेकर चुस्की ली। आह वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है भाई, बहुत बढ़िया बनी। आहा, बरसात की रात में ऐसी चाय बन जाए तो फिर क्या कहना। क्या हुआ भैया, चाय मिलते ही रात बिताने की बात एकदम भूल ही गए? अरे नहीं भाई, वो मैं क्यों भूलूंगा। चाय पीकर पहले थोड़ा आत्मा को सुख पहुंचा लो। आप लोग तो बोल रहे थे कि रहने की जगह है आप लोगों के पास। आज की रात सोचता हूँ कि आप लोगों के साथ ही बिता कर जाऊं। आप तो हमारे जैसे ही हैं है ना, हम लोग जैसे रहते हैं आप भी वैसे ही रह लोगे तो। अब मतलब हम लोग रहते हैं ताड़ के पेड़ पर, बेल के पेड़ पर, इमली के पेड़ पर, और कभी कभी पुराने टूटे हुए घरों में। तो फिर आपको रहने का इंतजाम उस पुराने ताल्लुकदार वाले घर में कर दें। मैं सब समझ रहा हूँ, आप लोग तब से मुझसे मजाक कर रहे हैं। लगता है आप लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। इंसान ताड़ बेल के पेड़ पर रह सकता है क्या, और मुझे पुराने घर पर रहने के लिए बोल रहे हैं। जाने दीजिए, मेरे रहने की व्यवस्था आप लोगों को नहीं करनी होगी। मजाक क्यों करेंगे बाबूजी हम लोग तो इन्हीं पे रहते हैं। आप तो हमारी तरह मर चुके हैं, जीवित नहीं हैं। तो ये क्या अजीब बात है। मैं तो एक जीता जागता जिंदा इंसान हूँ, मैं मृत कैसे हो गया। सब पहले यही बोलते हैं, पर आप मर चुके हैं। बोलिए तो कैसे मरे? गाड़ी एक्सीडेंट में या किसी ने खून कर दिया? आप लोग तो अजीब बात बोल रहे हैं। मैं जिंदा हूँ। आपको ये अजीब लग रहा होगा, पर यही सच है। आप अगर जिंदा हैं तो हम मरे हुए लोगों के पास कैसे आए? मैं तो जीते जागते इंसान के सामने खड़ा हूँ। आप लोग तो स्वस्थ सबल और जीवित है। आप लोगों का क्या दिमाग वगैरह खराब हो गया है? आपको लग रहा है कि हम सब जिंदा हैं, पर नहीं भाई, हम सभी मृत हैं। हर आप भी। बाहर टीन की छत पर बारिश की आवाज हो रही थी। बूंदों की आवाज ऐसी थी जैसे छोटे छोटे हथौड़े पड़ रहे हैं। हवा के झोंके से दुकान के किनारे वाली टीन टंग टंग की आवाज करते हुए कांप उठी। रॉबिन ठिठक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई, मुंह थोड़ा सा खुला था, जैसे कुछ कहेगा मगर आवाज गले में अटक गई हो। हाथ में पकड़ा कप हल्का हल्का कांप रहा था। गरम चाय लगभग छलकने को थी। बारिश की एक बूंद दुकान के अंदर आकर उसके हाथ पर पड़ी तो वो चौंक गया। चाय का धुआं और गीली मिट्टी की महक सब मिलकर एक अजीब सा भारी माहौल बना रहे थे। बाहर दूर से सियार की आवाज आ रही थी और रॉबिन उस आवाज के साथ ही अपने बगल में दोनों लोगों को देखने लगा। आंख में साफ बेचैनी और अविश्वास था। मुझे लगता है आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। यहाँ हम सब जिंदा हैं, मैं भी जिंदा हूँ। अगर जिंदा ना होते तो ये चाय का कप हाथ में लेकर चाय कैसे पीते? हम लोग तो जिंदा नहीं है। अगर विश्वास नहीं है, देखना चाहते हैं? अचानक दुकानदार और बेंच पर बैठे दोनों लोगों का चेहरा बदलने लगा। उनकी त्वचा पर झुलसने के निशान उभर आए। उनकी आंखों से लाल आग जैसी रोशनी चमकने लगी। दांत बाहर निकल आए, मानो किसी निर्जीव प्राणी के हो। उनका चेहरा, पूरा शरीर झुलसा हुआ लग रहा था, जैसे आग में जली हुई लाशें। वो एक साथ जोर जोर से एक भयावह आवाज में हंसे। थोड़ी जुझलाहट के साथ थोड़ी शिकारी आवाज इसमें मिश्रित थी। वो हंसी ठंडी हवा की तरह कानों में जम गई, जैसे
सीने में खून जम गया हो। रॉबिन खुद को और नहीं संभाल पाया। जो वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था वो अविश्वसनीय था। उसका शरीर थर थर कांपने लगा। उसके हाथ में गरम चाय का कप फिसलकर जमीन पर गिर गया। उसके सीने के अंदर दिल की धड़कनें मानो रुकने को थी। आवाज उसके गले में अटक गई। वह स्टूल पर बैठा था, वहां से कांपते कांपते खड़ा हुआ। अरे बाप रे, भाग रे रॉबिन, भाग यहाँ से। रॉबिन डर कर दुकान से भाग कर निकल गया। उसने बारिश की परवाह न करते हुए भागना शुरू किया। गीले पेड़ पौधों को पार करते हुए, कांटेदार बेलों को तोड़ते हुए वो तेजी से भागने लगा। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी जैसे सीने के अंदर फट जाएंगी। पीछे से कोई आवाज आ रही थी, कभी मंद, कभी भयानक और कभी कभी चीख पुकार से भरी हुई। भाग मत, भाग मत, आजा आजा, हमारा साथी बन जा। आजा आजा, हमारे साथ रह, हमारे साथ रह जा, भाग मत। रॉबिन ने घूम कर देखा। अंधेरे में कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ उस दानवीय हंसी की प्रतिध्वनि हवा में गूंज रही थी। उसके पैर दर्द से कांपने लगे। दिल ने चिल्लाकर कहा, और तेज दौड़ो, रुको मत। उसके पैरों के नीचे कीचड़ ही कीचड़ था। वह तेज तेज सांसों से चलते हुए जीवन की सबसे तेज दौड़ दौड़ रहा था उस सुनसान रास्ते पर। भाग मत, आजा आजा, हमारे संग रह, आजा, हमारा साथी बन जा, आजा आजा, आजा आजा, मत जा। रॉबिन दौड़ता रहा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और आतंक की एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। पीछे से आ रही उस भयानक हंसी की गूंज हवा में प्रगाढ़ होती चली जा रही थी, जो उसके दिल को उदासी के गहरे गड्ढे में खींच रही थी। अचानक अंधेरे में गीली कीचड़ पर उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से गिर पड़ा। माथे और ठोड़ी के जमीन से टकराने से एक तीखा दर्द उसके शरीर में फैल गया। रॉबिन बेहोश हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे पूरी दुनिया शांत और अंधेरे में डूब गई हो। 2 दिन बीत गए। फिर एक रात धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। आंखों के सामने एक स्पष्ट धुंधली रोशनी और ठंडी हवा थी। वो अपना शरीर टटोलने लगा। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि वो किसी कमरे में लेटा हुआ है। पास में एक बुढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वो धीरे धीरे बीड़ी पी रहा था। बूढ़े की आंखों में मानो हजारों रहस्य घिरे थे। उसकी खामोश उपस्थिति ने रॉबिन को एक अनजानी आशंका में डुबो दिया। मैं कहाँ हूँ? ये किसका घर है और आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी गंभीर आंखों से रॉबिन की तरफ देखता हुआ, चेहरे पर हल्के धुएं का आवरण, बड़ी सी आग की लाल चमक ने उसकी आंखों में समाहित होकर एक अद्भुत आभा तैयार किया। बूढ़े आदमी ने हाथ उठाकर उसको रुकने के लिए कहा, बेटा मत उठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पहले स्वस्थ हो जाओ, उसके बाद तुम्हें सब कुछ सुनाऊंगा। मैं अभी स्वस्थ हूँ, पर आप कौन हैं? मैं चिरंतन प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर हूँ। यहाँ तुम्हें अब और कोई डर नहीं। पर तुम कहाँ से आ रहे हो?
चिरंतन प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर आप? बताइएगा तो। मुझे चिरंतन प्राइमरी स्कूल में नई नियुक्ति दी गई है, इसलिए शहर से यहाँ आने के लिए रवाना हुआ था। तो बेटा, बीच रास्ते में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? रॉबिन ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही कांपती आवाज में मास्टर जी को सब कुछ बताना शुरू कर दिया। उस चाय की दुकान के बाद 3 लोगों के साथ बातचीत और उनका भयानक रूपांतरण, कैसे वो जोरदार हंसी के बीच कीचड़ भरी मिट्टी में लौट कर बेहोश हो गया। मास्टर जी चुपचाप सुन रहे थे। मिट्टी के तेल के लैंप की धुंधली रोशनी में उनकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो रही थी। चेहरे की त्वचा तन गई थी। उनके होंठ बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर और अविश्वास का एक अजीब सा मिश्रण पैदा हो गया। तुम वहां से वापस लौट आए हो, यही तुम्हारी किस्मत है। ईश्वर खुद तुम्हारा सहाय हुए हैं। पर उस दिन रात को मैं जिससे भाग रहा था वो लोग कौन थे? वो तो इंसान नहीं थे। तुम गलत जगह पहुंच गए थे बेटा, गलत समय पर गलत लोगों के बीच। बूढ़े की आवाज में एक प्रकार की उदासी थी, मानो वो बहुत पहले ही ये भयावह घटना देख चुका हो। बाहर बारिश की बूंदें गिरने की आवाज कर रही थी और दूर से सियार के हुक्का हो की आवाज सुनाई दे रही थी और कमरे के अंदर मिट्टी के तेल की लालटेन टिमटिमा रही थी। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं आप मास्टर जी? क्या कहना चाहता हूँ तो फिर सुनो। बाहर काला आसमान बिजली की चमक से फट रहा है। मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज हवाओं के कारण खिड़कियों के पल्ले खटखटा रहे हैं। घर के अंदर मुखिया एक भारी सोफे पर टिके हुए बैठे हैं। हाथ में हुक्का है और आंख में तेज आग। उनके सामने चाय की दुकान चलाने वाला रघुपति खड़ा है। नमस्कार मुखिया जी, आपने मुझे बुलाने के लिए आदमी क्यों भेजे थे? मैं दुकान में व्यस्त था, इसलिए तब आ नहीं पाया था। अब बोलिए मुखिया जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? देख रघुपति, मैंने अपनी बेटी की शादी तय की है, पर सब गड़बड़ तेरे बेटे की वजह से हो रही है। मैं अच्छी तरह से कह रहा हूँ, बेटे को लेकर यहाँ से हट जा। मेरी बेटी तो कभी मुझसे बहस नहीं करती थी, लेकिन आजकल मुंह पर जवाब दे रही है, और ये सब तेरे बेटे के कारण। अगर मेरी बेटी की शादी टूट गई तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग नीची जाति से हो, यह बात याद रखना। तेरे बेटे ने मेरी बेटी की तरफ हाथ बढ़ाने की हिम्मत कैसे की? क्या तूने उसे उकसाया है? अब मुखिया जी, बेटा अभी छोटा है, मैं घर जाकर उसे समझाकर बोलता हूँ तो वो मेरी बात सुनेगा। चुप, ज़्यादा बात मैं सुनना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि कल सवेरे ही तू और तेरा बेटा ये गांव छोड़कर चले जाएं। दुकानदार रघुपति एक क्षण के लिए अवाक होकर खड़ा रह गया। कांपते हाथों से अंगोछे को जोर से पकड़ते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ बढ़ा। आंखों में आतंक और असहायता की छाप थी। आवाज में करुणा का निवेदन था। जबरदस्ती मुखिया के सामने वो खड़ा था। मुखिया जी, दया कीजिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? यही गांव तो मेरे बाप दादा का पुश्तैनी गांव है। उसकी आवाज दब गई। बारिश के पानी की आवाज और अनिश्चितता के डर से, पर मुखिया जी की आंखों में जरा भी सहानुभूति नहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता। आज मैं तुझे अच्छी तरह से बोल देता हूँ, अपने बेटे को लेकर ये गांव छोड़कर चला जा। बूढ़ा आदमी उस दिन रघुपति वहां से वापस लौट आया। उस रात मुखिया जी की बेटी ने गले में रस्सी डालकर फांसी लगाकर मर गई।
मुखिया जी और भी गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। मुखिया अपने दोनों बेटों और अपनी लठैतों को लेकर रघुपति की दुकान पर पहुंच जाते हैं। वहां गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। चिलचिलाती धूप वाली दोपहर थी, लेकिन चिरंतन गांव में मानो अचानक एक ठंडी खामोशी छा गई हो। खबर आई कि मुखिया की बेटी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसी गुस्से में मुखिया अपने 2 बेटों और अपने लाठियों से लैस लोगों की टोली के साथ तूफान की तरह रघुपति की दुकान पर आ धमका। लोगों ने झपट कर रघुपति और उसके 2 बेटों को पकड़ लिया। चीख पुकार, धक्का मुक्की, उन्हें उनकी दुकान के बांस के खंभे से रस्सों से कसकर बांध दिया गया। गांव वाले चारों ओर खड़े थे, पर कोई आगे नहीं आया। किसी के मुंह से विरोध का एक शब्द भी नहीं निकला। मुखिया की आंख में केवल बदले की आग थी। आग लगाओ, आज इनको सजा मिलेगी। मुखिया जी हम लोगों को छोड़ दीजिए। मुखिया जी, मैं अपने दोनों बेटों को लेकर चला जाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। नहीं रघुपति, तुम लोगों को अब माफी नहीं मिलेगी। इन तीनों को एक साथ बांध के आग में जला दो। तुझे तो मैंने पहले ही कहा था कि तू अपने दोनों बेटों को लेकर इस गांव से चला जा, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। सिर्फ तुम लोगों के कारण मेरी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आज पूरे गांव के सामने तुम लोगों को जलाकर मारूंगा। सूखे भूसे पुआल में आग लगाकर दुकान में फेंक दिया गया। पल भर में ऊंची लपटें उठने लगती है, तेजी से आग जलने लगती है और फिर लपटों के बीच असहाय चीख पुकार दब जाती है। जलने की गंध से हवा भारी हो जाती है। गांव वाले चुपचाप खड़े रहते हैं, कोई मदद को हाथ नहीं बढ़ाता। धीरे धीरे वह दुकान आग की लपटों में जलकर खाक हो जाती है। बूढ़ा आदमी। उस दिन के बाद से रघुपति की दुकान पर सिर्फ जली हुई लकड़ियां और राख पड़ी हुई। किसी ने भी वहां फिर दुकान खोलने का साहस नहीं किया और आसपास जितने मकान हैं वहां भी लोग नहीं रह पाए। शाम के बाद से उस रास्ते कोई पैदल नहीं आता। अगर कोई जाता भी है तो फिर लौट कर नहीं आता। गांव वाले दबी आवाज में बातें करते हैं कि आंधी तूफान की रात में किसी किसी को उजली हुई दुकान के भीतर से हंसी की आवाज और चाय की महक आती है।